यहाँ से उसके बाद उदाहरण 1 बताया था, उदाहरण 2 बताया था, 3 बताया है, 4 बताया उसके बाद 5 देख लीजिए, उसके बाद मैंने आपको देखने के लिए 6 भी दिया था, उसके बाद बताया 7 बता दिया, उसके बाद 8 देख लीजिए, उसके बाद आप 9 देख लीजिए, उसके बाद आप 10 देखिए, उसके बाद 11 देखिए। आप देख लें उदाहरण 1 से लेके जितने भी आपके एक लेसन में जितने भी एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि 4052 और यानी 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथम में पढ़ा होगा, जब भी आप इसमें पढ़ा होगा कि A बराबर BQ प्लस R होता है भैया, है ना। A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पर A का मतलब भैया जी भाज्य होता है, करेक्ट है, और B का मतलब बराबर का इक्वल हो जाएगा, B का मतलब भाजक होता है भैया जी, ठीक है जी। और Q का मतलब यहाँ पे है ना, Q का मतलब यहाँ पे भागफल होगा, और R का जो मतलब होगा प्लस डाल के इसमें जो है ना मल्टीप्लाई यानी गुना का सिंबल पड़ेगा, और R का मतलब गुरुजी शेषफल होगा, है ना, शेषफल होगा मेरे विद्यार्थी, है ना, क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये आपने इस चीज को बढ़िया से पढ़ा है ना। A बराबर जो होता है भाज्य होता है, B का भाजक होता है, Q का भागफल होता है, और का शेषफल होता है। आपको जो आज हम बताने जा रहे हैं सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल आपको मिस हो गया होगा एग्जाम में और आपने क्लास में नहीं पढ़ पाया होगा, या हो सकता है आपको ये हो कि एग्जाम्पल में डाउट रह गया हो, तो यहाँ से आपका वो एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो A बराबर BQ प्लस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, एक बात गौर करना है यहाँ पे, जब आपसे पूछा क्वेश्चन, जब से पूछा क्या आज बहुत दिन के बाद क्लास ओपन की है, सो पता नहीं इसमें देखिए यार क्या समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जब इसे शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ पर आप, कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे 12576 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले गौर करना है इस बात पर कि दोनों तरफ एक घर लेना है और बीच में जो बड़ा वाला है वो डाल देना है। तो 12576 ये रफ सेक्शन में जाना है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है इस साइड, क्योंकि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे लिख दोगे। क्या ये इसका कोई डाउट नहीं है? मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मिटा दो, फिर रफ कर लेना, क्या दिक्कत है, इतना तो जानते ही हो, ये इसलिए बताने के लिए आपको हम सब कह दिए थे। ठीक है, आ जाओ। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है ना, A बराबर BQ प्लस R, अभी आपको बताए थे। ठीक है, तो A इसमें कौन होता है, यही समझने आपको कंफ्यूजन है कि इसमें A कौन होता है, B कौन होता है, और मेरे भाई R कौन होता है, ये में आपको डाउट है। आ जाओ, ये 12576 जो है ये बड़ा वाली है ना, जो बड़ा वाली होती है, जैसे बड़ा वाली है तो 12576 यानी 12576, जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखेंगे कोष्ठ के अंदर, रफ करेंगे, यहाँ पे इसको रफ बोलते हैं। कितना विद्यार्थी ऐसे भी करते हैं विद्यार्थीगण, है ना, देखिएगा विद्यार्थी जी, ऐसे भी करते हैं बहुत आदमी, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, एज यू भी, जैसी आपकी मर्जी, है ना, आप जैसे मतलब जैसे आप कर सके, है ना, एज इट इज जैसे आप कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, है ना। चलिए आपको बता दें 12576 है मेरे विद्यार्थी, तो आपको सबसे बड़ा वाला जो होता है ना वही A होता है। किसी भी सवाल में देखना, अगर BQ पूछता है A बराबर BQ प्लस R, तो ये वाला जो होता है A होता है, ये B होता है, इसके ऊपर लिखोगे या यहाँ लिख दो ये Q होता है, और जो बच जाता है कट के वो R होता है मेरे विद्यार्थी। क्या होता है? R होता है मेरे विद्यार्थी। ठीक है, तो देखो A का मतलब हो गया 12576, A का मतलब। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा आपको अच्छा दिखे, बराबर का बराबर देंगे, B का मान तो अभी बताए हैं आपको विद्यार्थी 4052 यहाँ पे B का मान हो गया। ठीक है, अब गुना करेंगे, कितने से लग जाएगा ये, तो 4052 को आपको यहाँ से 4052 में लगाना है। भैया ये समझ में नहीं आता, दूसरा तरीका बता दो। ठीक है, इसका भी यही तरीका आपको बता देते हैं जो आप जनरली बनाते हैं, तो वही ले लो 12576
76, देख लो। अब इसको 40 52 से लगाओ, ठीक है, 40 52 से लगाओगे मेरे भाई, तो जैसे ही लगाओगे तुम, तो देखो 4 तिया 12, 4 यानी 3 बार में मिल जाएगा, क्योंकि 52 तिया 150 तिया मतलब 150, तो 100 कुछ 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो देखो 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 होगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि पीछे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो, और ओह हाँ ठीक है, 1 को 3 से, 0 को 3 से करेंगे, उसके बाद 1 कॉमन बचेगा, 1 आएगा यहाँ पे, 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्यों? 2 तिया 6, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, और 0 को अगर हम 3 से करेंगे तो 0 आएगा, और 1 इसलिए बचा है यहाँ पे, और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा मेरे विद्यार्थी, और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, है ना। इसके बाद ये दोनों कट गए। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे आपने देखा कितना बार में हमने किया है, तो 3 बार। थोड़ा स्लो बता रहे हैं, थोड़ा तबीयत भी खराब है इसलिए, और सेकंड रीजन ये है कि स्लो बता रहे हैं ताकि आप समझ भी सकें। ठीक है, तो इसको 3 से गुना कर दिए। अब कितना शेष बचा था? तो प्लस में जितना शेष बचा है वो प्लस में लिखा जाता है, तो 420 बचा है मेरे विद्यार्थी, तो ऐसे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब गौर करना मेरे विद्यार्थी, अब इसको फिर से लेंगे एक बार, है ना। अब 40 52 में लगाएंगे, फिर कितना से 420 बार में, कितना बार में लगा दोगे बताओ हमें, है ना, कितना बार में लगा दोगे जल्दी बताओ, है ना। आप कहोगे भैया अगर इसको हम 10 से लगाएंगे तो 4200 हो जाएगा, 10 से लगाएंगे मेरे भाई तो 4200 हो जाएगा, एज यू राइट, है ना, आप सही बोल रहे हो। अगर 10 से लगाएंगे, है ना, तो 4200 हो जाएगा। एक कम से लगाते हैं, जो कि 420 घट जाएगा उसमें से, तो 9 से लगा के चेक करते हैं। तो 0 से 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और देखो, और 9 चौक 36 और 1 37। देखो अब अगर कहोगे तुम कि इंग्लिश में अगर 2 का 1 जा 2 1 जा या 3 1 जा ऐसे कहा नहीं टेबल को गुना कर रहे हैं, तो हम एगो बात कहेंगे कि 2 1 जा, कोई भी सीनियर टीचर के पास चल जाओगे ना, अब मैथ का स्पीड बढ़ाना है तो 2 कान ही बढ़िया होता है, वो 2 1 जा 2 और 2 जा 4 बढ़िया नहीं होता है, समझा गया ना। तो ऐसे ही 10 2 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 15 में से, यानी एक पीछे से ले लेगा, है ना, तो 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा। अब बच जाएगा 39 में से 37 गया तो 2 हो जाएगा, 272 बचा मेरे डियर। कितना बचा? 272। अब देखो मेरे भाई, जब ये 40 52 है तो इसको यहाँ हमने उतारा, जैसे आपने यहाँ 40 52 को उतारा तो आपने क्या किया? सबसे पहले हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई 420 को यहाँ रखा, 420 को कितना बार में लगाया था मेरे भाई? 9 बार में लगाया था। कितना बचाया है? 272 बचाया है। चलिए 272 बच गया। अब क्या करेंगे? अब 272 में हम देंगे, 272 में लगाएंगे कितना से, है ना, तो 420 में 272 को लगाएंगे, 420 मतलब 420 में 272 से लगाएंगे, क्योंकि ये पीछे वाला को, जो पीछे वाला होता है ना, इसको उतारते जाते हैं। देखिए इसमें आगे उतारते चले गए थे ऐसे ही, तो कितना बार में लग जाएगा? ये तो आप जानते हैं कि एक बार में लगेगा, है ना, तो 272 आप एक बार में लगाइएगा। 10 में से 2 गया मेरे विद्यार्थी तो 8 बचेगा। अब गौर करना, है ना, कि 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा 1, तो 11 में से 7 जाएगा मेरे विद्यार्थी तो 4 बचेगा। अब ये 1 तो चला गया था, दे दिया था 3, 3 में से 2 गया था 1, 148 बचा मेरे विद्यार्थी। कितना बचा? 148 बचा मेरे विद्यार्थी। अब यहाँ लिखेंगे, फिर से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो 272 लिखेंगे मेरे विद्यार्थी, है ना, 272 लिखेंगे। कितना बार से लगाए भैया? सॉरी, पहले आप 420 लिखोगे, उसके बाद 272 में लगाओगे ना, है ना, 420 यहाँ लिखो। कितना बार में लगा रहे हो? तो 272 में। अच्छा, कितना से गुना कर रहे हो उसको? तो 1 से गुना कर रहे हो, और बच कितना रहा है? 148 बच रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर करो, पीछे वाला उतारो 272 को। ठीक है, अब कितना बार में लगाओगे? तो 1 बार में लगाओगे। 148 घटाए कितना बचाओगे? 12 में से 8 गया 4, अब ये बच जाएगा 12 में से 8 गया 4। उसके बाद आपको बच जाएगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ अब हो गया, अब कितना? 6 में से गया तो 2, और ये 1 हो गया, 124 बचा मेरे विद्यार्थी। तो आप जैसे ही लगाओगे 108, फिर यहाँ ये वाला लिखोगे ना, 272 जो बीच में आता है वो लिखोगे, 272 ये वाला यहाँ उतरता है, ये वाला यहाँ उतरता है। 148 कितना बार में गुना किए हो? 1 बार में। शेष कितना बचाए हो? 124 बचा दिए हो शेष। उसके बाद फिर करोगे मेरे विद्यार्थी, अब 148 में फिर इसको 148 आगे दोगे,
124 है ना, ये वाला जो पीछे वाला कॉपी हो जाएगा, आगे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। भाज्य जो होता है वो भाजक जैसी होता है, भाजक आगे चल के भाजक बन जाता है वो, और शेषफल बन जाता है वो, ठीक है, शेषफल वो बन जाता है। अब देखो मेरे विद्यार्थी, जब 1 से लगाओगे तो 124 हो जाएगा। अब जैसे ही करोगे 8 में से 4 गया तो 4 बचा दोगे, यहाँ 4 में से 24 बच गया यहाँ पे। तो मेरे विद्यार्थी 148 पहले लिखोगे, उसके बाद यहाँ दोगे 124, अब गुने करोगे 1 से, शेष बचेगा आपका, है ना, 24। अब 24, अब मेरे विद्यार्थी क्या उतारोगे, तो ये 124 पहले उतारोगे और ये 24 बाद में उतारोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना उतार दोगे। अब जैसे ही 124 यहाँ उतारोगे, 124 और यहाँ 24 से इसको भाग दोगे, कितना बार में काटोगे मेरे विद्यार्थी, जल्दी बताओ। 124 को 24 कितना बार में काटोगे? तो कहेगा भैया जो पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा पूरा, दिमाग लगा रहे हो तो नहीं कटेगा। देखो 24 को अगर 5 से करेंगे तो मेरे विद्यार्थी 120 आएगा, 120 ये कट जाए, कितना बचेगा, 4 बचेगा मेरे विद्यार्थी। और 4 बचा तो पहले लिख ही दो ना, गुने कितना बार में किया, 5, कितना बचा है, शेष 4 बचा है मेरे विद्यार्थी। अब 24 का 24 दोगे, अब यहाँ क्या उतरेगा, ये वाला 4 कितना बार में कट जाएगा, 6 चौक 24, कितना आया CF, सॉरी कितना बचेगा, शेषफल 0। तो अगर यहाँ 24 उतारोगे तो कितना बार में कट जाएगा मेरे विद्यार्थी, तो 6 बार में, कितना बचेगा, तो 24, है ना, 6 चौक 24 कट गया, कितना बचा, इसका जो यानी शेष बचा वो 0 बच गया। तो SCF कितना आएगा इसका, यानी मौसो कितना आएगा, इसलिए इसका मौसो कितना आएगा, इसका जो मौसो होता है बराबर के ठीक आगे वाला होता है, यानी भाजक होता है। तो कितना हो गया, 0 आने के बाद जो भाजक होता है वो होता है। तो 4 आ गया इसका SCF। बताओगे कोई डाउट है यहाँ तक? तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहां q क्या है, कोई q क्या है, कोई पूर्णांक है ना, पूर्णांक है मेरे भाई। अगर आपका क्लास छूट गया है तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये, है। चलिए देखिए सुनिए। सबसे पहले उदाहरण 2 आपने देखा कि दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप का होता है और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये बताइए हमको। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि समपूर्णांक अगर 2q के रूप का है तो कैसे चेक करोगे, और 2q + 1 का रूप का विषम पूर्णांक है तो कैसे चेक करोगे, ये नहीं मैं आपको बताया था, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देते हैं कि आप इसे कैसे देखोगे। अगर इसमें हम मान 1 डाल दो, आप 1 डालो, इसमें q का मान 1 लो तो 2 आएगा। अगर q का मान हम 1 लेते हैं, q बराबर 1 लेते हैं तो 2 आएगा। अब देखो q का मान 2 लेते हैं तो 4 आएगा, q का मान 3 लेते हैं मेरे भाई तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 1 लिए तो 2 1 2, अब यहाँ पर 2 लिए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये समपूर्णांक दे रहा है, 2q क्या दे रहा है मेरे भाई, समपूर्णांक दे रहा है। अगर यहीं पर हम q का मान 1 ले लें, q का मान 1 ले लें मेरे भाई तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर हम q का मान 2 ले लें मेरे भाई तो 5 आ जाएगा, q का मान 3 ले मेरे भाई तो 7 आ जाएगा। ये विषम पूर्णांक दे रहा है, ठीक है। इसी को आपको प्रूफ करना है मेरे भाई, ठीक है, इसी को आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, अच्छे से समझते भी है सवाल को। सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि धनात्मक वही ना का क्यों कोई पूर्णांक है, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। आप सवाल किस रूप में पढ़ के आए हैं, आप मेरे भाई पढ़ के आए हैं a बराबर bq + r, a बराबर bq + r। अगर कहीं पर कोई सवाल लिखा हुआ है 2q + 1 तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू नहीं है, तो आप a को a माने हैं। b के वैल्यू है भैया, क्या है, 2q + 1 लिखा है। अगर 3q + 1 लिखा है तो यहाँ पर b का वैल्यू 3 हो जाएगा, लेकिन 2q + 1 लिखा है तब b का वैल्यू जो होगा मेरे भाई वो 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 होगा। और q का q होगा, r का वैल्यू अगर सामने में है तो 1, अगर 2q + 3 है तो 3 होगा r का वैल्यू, और 2q + 5 है तो 5 हो जाएगा r का वैल्यू। अगर कुछ नहीं है तो 0 होगा वैल्यू, कुछ नहीं है तो 0 वैल्यू हो जाएगा,
कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अच्छा b बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो b बराबर मैंने आपको बताया कि 2 होगा, b बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अच्छा r क्या है, तो गौर कीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस में 0 रहेगा, अब प्लस में 1 यानी 0 1 है, कुछ नहीं है तो 0 और 1 होगा। ठीक है, आज अब चलेंगे, इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप अभी परिमेय यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय का होता है ना, एल्गोरिथम से। ठीक है मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहां तक समझ में आ गया आपको मेरे भाई? देखिएगा, गौर करेगा, जब सवाल कहता था तो आपने हमेशा फॉर्मूला याद रखा है मेरे भाई, ए बराबर, आपने फॉर्मूला याद रखा है मेरे भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर रखा है ना मेरे भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपने रखा है ना फॉर्मूला याद। तो जब ये फॉर्मूला याद रखा है मेरे भाई, तो ए का ए बराबर बी का मान जो है आपने 2 रिसीव किया, बी का मान 2, क्यू का क्यू लेंगे, आर का मान पहली बार कुछ नहीं है तो क्या लोगे, यहाँ 2 क्यू खाली दे दिया तो क्या लोगे, आर का मान 0 लोगे मेरे भाई, क्या कुछ नहीं है तो 0 होता है। ये आपका हो गया मैन समीकरण, इसी में आपको पुट करना है सबका वैल्यू। देखो कैसे है ना, अब यहाँ है ना, अब यहाँ पर लिखो q बराबर 1 लेने पर, कुछ नहीं करना है, q बराबर 1 लेने पर, अगर हम q बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर लिखेंगे 2 है ना, गुने q की जगह पर 1 लिए हैं प्लस में 0, तो a का a, अब गौर करना को 2 का 2 अब प्लस में 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब गौर करना q बराबर है ना, हम q बराबर इस बार ले रहे हैं 2 लेने पर, अब मान लेना है सिर्फ, ठीक है ना, q बराबर क्या लेने पर, 2 लेने पर। अब जैसे q बराबर 2 ले रहे हैं तो गौर करो a का a है, अब q बराबर 2 लिए हो तो 2 का 2, देखो ये 2 का 2, a का a 2 का 2 और q के जगह पर गुने 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर 2 दूनी 4 और प्लस 0 इसलिए बराबर 4। अब गौर बताओ हमसे कि 2 और 4 कैसा पूर्णांक है, तो कहोगे सम पूर्णांक। ये तो सही कह रहा है कि अगर 2 4 ये सब सम पूर्णांक है, ये सब क्या है, सम पूर्णांक है, इसीलिए इसके नीचे में लिख दोगे, इसके नीचे में लिख दोगे, इसीलिए ये सभी सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक है, ये सभी सम पूर्णांक है, ऐसे लिख दोगे, ये सभी क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, ये सभी सम पूर्णांक है। आप इसे अभी उतारना मत, अभी समझ लो और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, उसके बाद उतार लेना, है ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उसके बाद उतार लेना सभी को। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ, अब दिखाते हैं तुमको अगला वाला। जब इस टाइप का सवाल तुम बना लोगे यहाँ तक, जब यहाँ तक इस टाइप का सवाल बनाना शुरू कर दोगे तो अब बचेगा तुमको विषम पूर्णांक। अब गौर कर, विषम पूर्णांक है मेरे भाई, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो अब a बराबर a लोगे, bq+r होता था ना, तो जैसे ही तुमने a बराबर a लिया तो a का बराबर a और b की जगह पर 2, q का q, r बार r की जगह पर कितना लोगे, 1 लोगे, 1 लिया तुमने, ये हो गया इसका मैन समीकरण। अब इसी में तुमको सब एज इट इज उतारना है तुमको, जैसे ही करोगे मेरे भाई। अब यहाँ पर लो q बराबर करो 1 लेने पर, करके देखो q बराबर 1 लेने पर। अब जैसे ही q बराबर 1 लेंगे, q बराबर 1 लेने पर तो a का a हो जाएगा और 2 गुने q हो जाएगा, 2 गुने q, तो q के मान 1 और प्लस 1, तो a बराबर 1, 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी a की वैल्यू कितना आ गया 3। अच्छा q बराबर कितना लेने पर, इस बार 2 लेने पर मेरे भाई, कितने लेने पर, q बराबर 2 लेने पर, q बराबर कितना ले रहे हैं, q बराबर 2 लेने पर। अब जैसे ही 2 ले रहे हैं तो गौर करो मेरे भाई, a का a बराबर 2 गुने, q के मान कितना है 2 लिए है ना, आप q का 2 का 2 है, q का मान कितना लिए हैं 2 लिए हैं, तो 2 लीजिए, अब प्लस का प्लस 1 कीजिए, तो a बराबर 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो a बराबर कितना हो गया 5, 3 और 5 कथी होता है, विषम पूर्णांक होता है। क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। अंतिम में लिख दोगे अतः
अतः अतः ये सभी विषम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? अतः ये सभी विषम पूर्णांक है। अतः ये सभी विषम पूर्णांक है। इस तरीके से आपको ये उदाहरण 2 भी पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण 2 भी सॉल्व हो गया। आज उदाहरण 3 दिखाते हैं आपको। अगले क्वेश्चन क्या आता है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का रूप का होता है। यहाँ पे विषम पूर्णांक दोनों विषम है, आपको सम और विषम का इसमें झंझट नहीं है, दोनों ही विषम है। ठीक है, आज आप दिखाते हैं इसमें कि आप इसको अगर a बराबर bq+r करोगे, a बराबर bq+r करोगे मेरे भाई, गौर से देख लो, तो इसका मतलब है b का मान 4 होगा, q का q होगा, r का मान 1 होगा। अगर इसको भी करोगे a बराबर bq+r, तो गौर से देखो मेरे भाई कि b का मान 4 होगा, q का मान q होगा, r का मान 3 होगा, यानी 1 भी होगा और 3 भी लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसे ही बनाया जाता है सवाल को। देखो गौर समझो मेरे भाई, सबसे पहले लिखोगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। ठीक है, b बराबर क्या है? 4 है। b बराबर क्या है? इसमें 4 है। आप कैसे 4 है? आवाज कम आ रहा है। अच्छा, आवाज कम आ रहा है, ठीक है, लाउडली बोलने का प्रयास करते हैं। आई विल ट्राई टू लाउडली, है ना, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज कम आ रहा होगा। b का मान कितना दिया है? इसमें 4 दिया है b का मान। ठीक है, अब r का मान कितना है? r का मान गौर करो मेरे भाई, यहाँ पे r का मान 1 भी है और 3 भी है ना, 1 भी है और 3 भी है r का मान। तो देखो यहाँ 1,3 कर दो, है ना, 1,3 कर दो r का मान। अब गौर करो, अब सवाल को सबसे पहले लिखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे ही जाओगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसका आप फॉर्मूला जानते हो, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। अब जैसे ही a का तो a लिखोगे तुम, b के जगह पर तुम 4 दोगे, q का q लिखोगे, r पहले इक्वेशन से बना रहे हो तो r का मान 1 लोगे तुम, ये हो गया। अब यहीं पर तुमको करना है q बराबर, कुछ नहीं करना है, q बराबर, है ना, 1 लेने पर कर दो पहले। क्या भैया हम 0 लेने पर कर सकते हैं ना, 1 ही लो ना, क्या दिक्कत है। q बराबर 1 लेने पर, है ना, 0 भी ले सकते हैं हम, 1 लेके चलो। तो जैसे 1 लेंगे तो a बराबर 4 गुने 1 + 1 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अगर q बराबर इसी में हम 2 ले ले, तो अगर q बराबर 2 लेने पर कहे मेरे भाई तो क्या होगा? हमने कहा a बराबर 4q + 2 + 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 + 1 बराबर कितना हो गया? 9। यानी ये दो, अतः ये विषम पूर्णांक है। 5 और 9 सम होता है कि विषम? हम जानते हैं सम संख्या उस संख्या कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। जैसे हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्या होता है। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 1 से, है ना, यानी 2 से पूरी तरह से ना कटे, है ना, और 1 से शुरू होता है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, है ना, ये सब क्या होता है? ये सारे के सारे जो है कौन सा पूर्णांक है? ये सब के सब जो है ना, ये सब विषम पूर्णांक है ना, विषम संख्या है सब। तो ये आपने पहला वाला देखा। अगर इसी को हम पुनः मान के पुनः कर दें, पुनः इसे करें कि पुनः हम इसे करें a बराबर, है ना, 4q + 3, a बराबर 4q + 3, क्योंकि 4q + 1 तो था ये, तो a बराबर क्या हो जाएगा? वो 4q + 3, a बराबर 4q + 3। अगर a बराबर 4q + 3 हो गया ये, तो गौर कीजिए हम कह रहे हैं q बराबर, फिर कहते हैं आपको 1 लेने पर, अब 1 लीजिए,
q बराबर 1 लेने पर, अब जैसे ही q बराबर हम 1 ले रहे हैं मेरे भाई, तो a का a 4 गुने q का मान कितना है मेरे भाई 1 है, प्लस 3 का 3 हो जाएगा। अब गौर करेगा, 4 का 4 और 3 1 3, तो कितना हो गया 4 3 7 हो गया। अच्छा q बराबर अगर हम 2 लेने पर कहें तो, अगर q बराबर 2 लेने पर कर दे तो जैसे ही अगर q बराबर 2 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 गुने 2 प्लस 3, तो a बराबर हो जाएगा 8 प्लस 3, कितना हो गया 11। हमें बताओगे आपके पास जो डिजिट आया है 5 है, 9 है, यानी 5 है, 9 है, 7 है, 11 है, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप कहोगे विषम संख्या है। अतः आप लिख सकते हो अतः ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। अतः ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से उदाहरण 3 भी आपका सॉल्व हो गया। ज्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 एग्जाम्पल लेके आपको बता देंगे सवाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए उदाहरण 4 देख लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं होते हैं, लेकिन आप देख लें क्योंकि आप थोड़ा सीख जाएंगे तो कोई खराबी तो नहीं करेगा। देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियों की बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, ये उनको बताना है मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर दीजिए। वही है ना, वही फंडा है इसका भी। ए का मान कितना जो सबसे बड़का वाला होता है वो डाल दीजिए, 420 है भैया। बी का मान कौन सा भैया, तो छोटका वाला 130 है। अब वही रफ सेक्शन ऑन कर लीजिए, आप अपना रफ सेक्शन ऑन कीजिए, रफ कीजिए इसको। तो 420 में 130 से भाग देना है, 2 भाई जल्दी जल्दी फटाफट। 13 का 13, 26 33 39, यानी 3 बार में करोगे तो 390 आएगा, है ना। 33 39 390, कितना बचेगा 30 बचेगा। यानी हमने जैसे ही 3 से गुना किया तो यहाँ पर बच गया 30। अब ये 130 पहले लिखाएगा और ये 30 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, कितना बार में गुना करोगे तो पीछे वाला उतारोगे तुम 130, कितना बार में हो जाएगा भैया 30 चौके 120, 4 तिया 12 120 हो जाएगा, बचेगा 10, यानी बच गया 10। ठीक है, तो देखो जैसे हमने गुना किया इसको, है ना, 4 से गुना किया, कितना बचा मेरे भाई, एकदम कितना बचा 10 बचा मेरे भाई। कितना बचा 10 बचा, है ना। तो 10 जैसे बचा तो पहले वाला 30 उतार दो और ये 10 का 10। अब ये भी नहीं आता है कि 10 या 30 होता है। अब प्लस में कितना आ गया 0। तो आप जब पूछेगा एचसीएफ इसका कितना होगा, तो एचसीएफ कितना हुआ इसका, एचसीएफ 10 हो गया। सवाल क्या था, कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है प्रत्येक ढेरी में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दो प्रत्येक ढेरी में, जैसे ढेरी दिया हुआ इसी देना, प्रत्येक ढेरी में, है ना, 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। ठीक है, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब वो भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। चलिए बनाते हैं इसको। अगर कहीं पर 4 दिया हुआ है 4n, यानी संख्या 4n पर विचार कीजिए, एक प्राकृतिक संख्या है जहां 4n शून्य पर समाप्त हो सकता है। 4n दिया है तो 4 के पावर n दिया होगा, है ना। तो जैसे 4 का पावर n दिया है तो 2 गुने 2 इसका पावर n, यह आप ऐसे लिखोगे
4n, यहाँ पर 6n भी रहता तो मैं आपको समझा दूंगी, है ना जी, मैं आपको समझा दूंगा तो वहाँ पर हो जाएगा। 2 गुने 2 है, इसका पावर n है। यह संख्या है ना, ये संख्या का गुणन, है ना, ये संख्या का गुणन 2 गुने 2 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन शून्य पर समाप्त होने, शून्य पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 5 भी होनी चाहिए, 5 भी होनी चाहिए, 2 के अलावा 5 भी होनी चाहिए। अतः यह संख्या 4n, है ना, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होता, श होगा, समाप्त नहीं होगी। इस तरीके से आपको इसका आंसर दे देना है, ठीक है। अगर इसी पर मेरे भाई अगर आपसे पूछ देता कि 6n पर विचार कीजिए, तो वही एज इट इज आप लिखते हैं, है ना। 6n बराबर 2 गुने 3, इसका पावर n, यह संख्या का गुणनफल 2 गुने 3 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, ये शून्य पर समाप्त होने के लिए इसका भाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 5 भी होनी चाहिए, अतः यह संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से आपको लिख देना था, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। कहता है संख्या 6, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड का HCF, अभाज्य गुण 6 और 20 का, है ना, और संख्या कहता है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। कितना का बोल दिया है? 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। और देख लेना इसमें कुछ छूटा तो नहीं ना है, खाली ये गौर कर लेना। आपको डाउट है कि हमें सवाल छूट गया हुआ कोई, तो फिर डाउट हो जाएगा, है ना। चलिए 6 और 20 है खाली, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिए। HCF और LCM याद कीजिए, आसान मेथड है, तरीका देख लो, समझ में आ जाएगा तो बना लेना, ठीक है। देखो कुछ नहीं, आप इसको देख लो, आसान मेथड है, बन जाएगा आसानी से। जब भी कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से तो लिखे अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम जब भी जाएंगे मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से, गौर करना, जब भी जाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, तो एक बात हमेशा गौर करना अभाज्य गुणनखंड विधि में कि इसका फॉर्मूला होता है ना, कि अब 6 है तो 6 लिख के बराबर कर दीजिए, अब 20 है तो 20 लिख के बराबर कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से जाने के बाद। तो 6 है तो 6 लिखिए, 2 गुने 3 कर दीजिए इसका पावर, ठीक है। अब 6 है ना तो 2 गुने 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 20 है ना, तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, और 4 गुने 5 20। अगर आपको ये नहीं करने आता है तो आपको ये तो करने आता हुआ ना, 2 तिया 6, और 20 को तोड़ना है तो 2 को 10, और फिर 2 से करेंगे तो 5। तो ये तो लिख ही सकते हो तुम, ऐसे तो कर ही सकते हो मेरे भाई। तो 2 तिया 6 और 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। अब HCF पूछा है ना, HCF का मतलब होता है जो दोनों में उपनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो मेरे भाई। तो दोनों में कॉमन बताओ क्या है? तो आप दोनों में देखो, इस दोनों में 2 कॉमन है, तो इसका 2 हो जाएगा HCF।
एचसीएफ का मतलब होता है मेरे भाई 900, इसका कितना कॉमन हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एलसीएम का बात करोगे मेरे भाई यानी लॉसो का, तो इसका जितने भी संख्या है सब उतार दो, 2 का 2 उतारो, 3 का 3 उतारो और 5 का 5 उतारो। अगर 2 का पावर चेक करोगे मेरे भाई, 2 का पावर चेक करोगे कितना है, 2 का पावर 2 बार है तो 2 का पावर 2 2, 5 का पावर कितना है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, ठीक है। अब 2 का पावर चेक करेंगे तो 2 दूनी होता है 4 और 3 का 3 और 5 का 5, और 4 या 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये हो गया 2 एचसीएफ 2 एलसीएम हो गया 60, ठीक है। ऐसे आपको बना देना है सवाल को, ठीक है। ऐसे पूछ देगा तो ठीक है। अनुपात अगर इसका पूछ दिया, अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव में अनुपात पूछ देता है, तो अगर इसका अनुपात पूछ दिया, खाली अनुपात में गौर करना, अनुपात पूछ दिया, कहा कि मौसो और लौसो का अनुपात निकाले। अगर मौसो और लौसो का अनुपात निकाले तो मौसो बट्टा में लौसो कर देना। मौसो ऊपर में कितना है 2 है और इसका बट्टा में लौसो 60 है, तो काट देना, 1/30 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 1:30 हो जाएगा मौसो। अगर इसी में आपको कहा देगा लौसो और मौसो का अनुपात निकाले, तो आप मौसो को ऊपर कर देना, लौसो को नीचा कर देना। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव में इनका पूछेगा, ठीक है। अब मौसो जो कहा है, मौसो वो डाल दो, कितना है मौसो आपने 2 निकाला है, काट दो, तो 30/1 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालोगे तो 30:1 हो जाएगा। ऐसे आपको निकाल देना है, ठीक है। अगर पूछेगा ऐसे तो ठीक है मेरे भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आ जाओ बनाते हैं सब को। देखो सबसे पहले हम जाएंगे मेरे भाई अभाज्य ऐसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे जाएंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से जाएंगे। अब 96 का 96 लिख देंगे, बराबर में 404 का 404 कर देंगे। अब 96 को तोड़ते हैं, यहाँ पे लाके आपके सामने में हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको तोड़ेंगे 2 से 48 आएगा, और 2 से तोड़ेंगे मेरे भाई 24 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 12 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 6 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 3 आएगा मेरे भाई। अगर 2 से तोड़ेंगे तो 48 आया, मैंने फिर 2 से तोड़ा मेरे भाई 24 आया, फिर 2 से तोड़ा 12 आया, फिर 2 से तोड़ा 6 आया, फिर 2 से तोड़ा 3 आया। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, यानी 2 जो है कितना बार आया था, तो 2 5 बार आया था, तो 2 मैंने 5 बार दिया है ना, 3 4 और ये 5 बार, 1 3 दिया, ठीक है। 6 और 404 को तोड़ेंगे, तो जैसे मेरे भाई 404 को तोड़ेंगे तो गौर करना 202 आएगा, उसके बाद 2 से तोड़ेंगे तो 101 आएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको तोड़ते जाना है। अगर कोई आपको इसमें समझ में नहीं आवे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर समझ में ये सवाल नहीं आया, बताएंगे कैसे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 101 को आपको वही छोड़ देना है, 101 ही छोड़ देना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे ही तोड़ो उसको, तो 2 गुने 2 गुने 101 आपने लिखा, ठीक है, 101 नहीं टूटेगा। अब इसका एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है मेरे भाई, मेरे डियर, एचसीएफ का मतलब होता है मेरे विद्यार्थी, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में आया हो। तो देखिए 2 दोनों में आया है, ये दोनों बार दोनों में आया है, यानी 2 और 2, तो 2 गुने 2 लिखोगे, है ना, 2 गुने 2 लिखोगे, यानी 2 गुने 2 लिखोगे तो 4 आ जाएगा इसका एचसीएफ मेरे भाई, ठीक है। अब एलसीएम कहेगा, एलसीएम कहेगा मेरे भाई, तो एलसीएम का जब भी बात करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम होता है जो सम में आया हो। तो पहले 2 लिखो, और क्या है 3 लिखो, और क्या है 101 लिखो, ये लिख दिया। सबका पावर कितना होगा, अब 2 का पावर चेक करो, सबका पावर चेक भी किया जाता है, ठीक है। तो 2 का पावर चेक करो कितना आएगा ये बताओ हमको। तो 2 5 बार है, सबसे बेसी 5 बार है 2 एक लाइन में, तो एक लाइन में जितना बार आता है वो लिखाता है, इन सब जोड़ा के नहीं लिखाता है, जैसे ये जोड़ दिया ये जोड़ दिए से नहीं। अगर ए में 2 बेर है, मान लो कोई संख्या है यहाँ पर, अगर इसमें मान लो 3 गो 2 है, इसमें 2 गो 2 है, इसमें 4 गो 2 है, और इसमें 2 गो 2 है, या 3 गो 2 है, तो आई में 3 गो था, आई में मान लो 5 गो 2 है, आई में 2 गो, में 4 गो 5 गो, सब जुड़ा के लिखाएगा 9 है। जे सबसे बेसी बेर एक लाइन में आया होगा उतने 2 लिखाएगा, ठीक है ना। जे सबसे बेसी बेर आया होगा,
तो ई लिखाएगा, क्या लेकिन में सबसे बेसी 5 बार आया है तो ई लिखाएगा, ठीक है ना। तो 2 सबसे बेसी किस में आया है, 5 बार आया है, तो 2 का पावर लिखो। तो दुगन देखो, दुकान 2 दूनी 4 2 ऐसे पढ़ेंगे ना। अगर आप ऐसे कहोगे कि दुकान 2 दूनी 4, ऐसे नहीं पढ़ते हैं इसको गुनाफन करने के लिए, है ना। यानी देखो 2 का 2 तो 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 ऐसे करते हैं, तो इसका 32 आएगा। 3 का पावर एक ही है तो सिंगल लिखाएगा, गुने 3 और गुने 101 हो जाएगा। तो 32 दिया कितने हो जाएगा 96, अब गुने 101 करोगे, 96 101 गुना कीजिएगा तो 96 96 आएगा, कितना आएगा 96 96 आ जाएगा। यही हो गया इसका आंसर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 8 कहता है 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ मतलब होता है मेरे भैया मौसम यानी महत्तम समावर्तक, और एलसीएम मतलब होता है लौस यानी लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। अब जैसे ही कहा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर दे देना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणन सबसे पहले लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। आपको 2-3 सवाल और रह गया, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 सवाल और रह गया बस। अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे ही आओगे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, क्या ये होगा ना। अभाज्य गुणनखंड में नहीं, यूक्लिड में यूज करते हैं मेरे भाई, अभाज्य में यूज नहीं करते हैं इसका, ये यूक्लिड में यूज होता है। अभाज्य में जैसा है वैसा, अभाज्य मतलब भाज्य यानी काट कूट के निकालो। 6 72 और 120 एज इट इज उतार दीजिए इसको, 6 को तोड़ लीजिएगा, 72 को तोड़ लीजिएगा और 120 को तोड़ लीजिएगा। अब 6 को तोड़िएगा तो आप कहिएगा 2 तिया 6 होता है भैया, 72 को तोड़िएगा तो 2 से 36 होता है भैया, 2 से तोड़िएगा तो 18 होता है भैया, 2 से तोड़िएगा तो 9 होता है, अब 3 तिया 9 होता है। 120 को तोड़िएगा 2 से तो 60 होता है भैया, 2 से तोड़िएगा तो 30 होता है भैया, 2 से तोड़िएगा तो 15 होता है, अब 3 पंचे 15 होता है भैया, ऐसे तोड़ा जाता है। तो जैसे ही तोड़े इसको तो 2 तिया 6 हुआ, ये 2 तिया 6 आपको आया। इसको तोड़े 2 से तो 36, फिर 2 से तोड़े तो 18, फिर 2 से तोड़े तो 9, 3 तिया 9, 3 गो 2 और 2 गो 3 आया। अब 120 को तोड़े 2 से भाग दिए तो 60, 2 से दिए तो 30 और 2 से दिए तो 15, 3 पंचे 15, तो यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 पंचे 120। अब इसका एचसीएफ का बात हो रहा है कि एचसीएफ इसका कितना होगा मेरे भाई, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ का बात कर रहा है मेरे भाई, एक बात गौर करो, एचसीएफ मतलब जो दोनों में हो, और अभी दोनों में तो नहीं होगा, तीनों में जो एचसीएफ हो। तो इसमें गौर करो, ये 2 जो है तीनों में है, और एक बात और गौर करना, ये 3 भी है तीनों में। उसके अलावा आपको डिजिट बचा नहीं, 5 तो नहीं है, अब 2 2 नहीं है, तो अगर 2 गुने 3 इसका हो जाएगा एचसीएफ, यानी हम अपने मात्रा में भाषा में कहें तो एचसीएफ इसका 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम का बात करेगा वो आपसे, तो एलसीएम मतलब जितना डिजिट है सब लिख दीजिए इसमें, क्या सभी वो देख लीजिए एक बार। एलसीएम ये बता दो क्या सब लिखा हुआ है, एलसीएम ये बता दो सब हमको। तो एलसीएम भैया इसका 2 है, 2 लिख दीजिए। अब क्या है 3 है, तीनों लिख दीजिए। 5 है भैया, लिख दीजिए हो, 5 लिख दीजिए। अब 2 का पावर चेक कीजिए कितना है, तो 2 का पावर आपने चेक किया कि यहाँ पर 2 भैया एक बार ए वाला में है, ए वाला में क्या गो 3 गो है, ए वाला में क्या गो 3 1 गो है, तो दोनों में 3 3 गो 2 है, तो पावर 3 रहेगा। 3 क्या गो है भैया, तो ए वाला में 2 गो है, ए वाला में 1 गो है, ए वाला में 1 गो, 2 गो जेकर है वो रहेगा, बेसी वाला होता है। 5 का 5, 2 का पावर 2 का पावर चेक कीजिए कितना हो जाएगा, 3 है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसको 3 का कीजिए तो 9 हो जाएगा, और 5 का 5, 8 9 72 72 पंचे 360 हो जाएगा इसका आंसर। 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इसका 360 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से सवाल नंबर 9 की ओर। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। आपको बता दें अगर इस तरह का सवाल आएगा तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए, कौन कौन सवाल पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, √1 11 एक अपरमेय संख्या। क्वेश्चन में एक बार हम प्रश्न बता दिए आपको
ये प्रमेय पर आधारित है और ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न ए 1.3 के पर आधारित है। ठीक है, एक्सरसाइज। तो ये सारा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको जवाब कैसे देना है आपको, एक ही लॉजिक है, एक ही पैटर्न है सबका, एक ही में आप जवाब दे सकते हैं। कैसे बताते हैं, खाली सीख जाइए सवाल को, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा, है ना, कि माना कि, सबसे पहले लिखिएगा माना कि √3 एक, ये परिमेय का है ना, तो आपको परिमेय मानना है, परिमेय संख्या। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इतना आपको मान लेना है। सबसे पहले ये आपको मानना है। ठीक है, अब √3 बराबर करना है आपको P/Q। √3 बराबर P/Q। क्यों? जहां, एक चीज और लिखना है आपको, जहां इसका है ना, जहां इसका अभाज्य गुणनखंड, जहां इसका अभाज्य गुणनखंड एक है। क्या है? एक है। जहां इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? एक है मेरे भाई। कितना है? एक है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ नहीं होगा, तो √3 के बटा में एक होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पी को करेंगे तो पी हो जाएगा ए, पी को एक से करेंगे तो एक पी, और √3 को क्यू से करेंगे तो √3 क्यू। बस इतना है। अब इसको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब होता है बुआ स्क्वायर, मेरे विद्यार्थी, है ना, स्क्वायर होता है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी के स्क्वायर, आई हो जाएगा √3 क्यू के स्क्वायर, है ना, तो पी के पी स्क्वायर, आई हो जाएगा √9 क्यू के क्यू स्क्वायर, तो पी के पी स्क्वायर अब बराबर √9 के 3 और क्यू स्क्वायर। अब लिखेंगे पी, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पी स्क्वायर से 3 स्क्वायर, जैसे कि है एज इट इज लिखिएगा, पी स्क्वायर से 3 स्क्वायर विभाजित है। ठीक है, इसलिए है ना, पी से दोनों पर स्क्वायर हटा दीजिए, दोनों पर से स्क्वायर हटा दीजिए, इसलिए पी से 3Q विभाजित होगा, इसलिए पी से 3Q विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा, इतना आपको मान लेना है। अब चलिए, अब इधर चलना है, आपको लेना है फिर पुनः P बराबर, है ना, कितना है? 3 है ना, 3 के कर रहे हैं ना, 3 के माना, P बराबर 3 के माना, पुनः P बराबर कितना माना? 3 के माना। अब जैसे ही 3 के माना, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे भाई VVL होता है, ये VVL सवाल हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, पुनः P बराबर 3 के माना। अब जैसे ही 3 के माना, तो जहां पर आप खत्म किए थे P स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, है ना, के स्क्वायर, अब बराबर लिखेंगे यहाँ पर कितना? 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब 3 के करेंगे तो 9K स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3Q स्क्वायर, 3 3 9, तो 3K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ, या हमें भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख दीजिए, हमें इसे यहाँ पर लिख दीजिए, हमें यहाँ 3 और K के Q का स्क्वायर अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ? आपको 1 प्राप्त हुआ है। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि हमको 3 और Q का जो अभाज्य गुणनखंड है ना, या इसका कह सकते हैं आप, इसे ये भी लिख सकते हैं कि हमें, या इसका भाज्य गुणनखंड, या ये भी लिख सकते हैं यहाँ, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ P, Q का अभाज्य गुणनखंड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड
एक के अलावा, एक के अलावा 3 भी है, एक के अलावा 3 भी है, ठीक है। जो हमें विरोधाभास, यानी हमको कल्पना नहीं था कि वो प्राप्त होगा, तो ये विरोधाभास प्राप्त होता है या हो रहा है, होता है, बस जो है विरोधाभास प्राप्त होता है, ऐसे कर देना है। अतः ऐसे कर देना हम, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आप इसको बनाइएगा, ठीक है। अब अगर √5 करना है आपको, मान लीजिए √5 करना है, तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 बराबर p/q, इससे हम उतारिएगा उसको, √5 कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर √5 का q कीजिएगा तो 25q होगा। अब यहाँ पर 5q² लिखाएगा, ऐसे ही आपको 25 करना है, 5 करना है, 5 के मानना है, ऐसे ही आपको करना है। जहाँ पर हम 3q का स्क्वायर किए उसे 5q का स्क्वायर कर दीजिएगा, जैसे 3q किए वैसे 5q कर दीजिएगा, वैसे ही 2q कर दीजिएगा, वैसे ही 7q कीजिएगा, वैसे ही 11q कीजिएगा। कुछ पूछे है ना, √3 5 7 सिंगल डिजिट वाला, तो ऐसे ही बनाइएगा, और बाकी बात का हम आपको सोल्यूशन बताते हैं आगे। देख लीजिए अगला सवाल देख लीजिए, दर्शाइए कि है ना 5√3 एक अपरिमेय संख्या। ये आसान सवाल है, 0.1 है ना, कैटेगरी में रखिए इसको, बहुत ही ये सवाल है और बनता भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ नहीं कीजिए, आप सबसे पहले सवाल को लिखिए, पहले जो आपको बताया गया है कि माना कि, इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, कि माना कि है ना 5 - √3 एक परिमेय संख्या, ये आप लिख दीजिए, माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब कुछ नहीं कीजिए, 5 - √3 बराबर p/q कर दीजिए, ठीक है, इतना कर दीजिए। आप इसको लिख दीजिए, यहाँ इसका स्वभाज्य गुणनखंड 1 है, जहाँ इसका स्वभाज्य गुणनखंड 1 है, जहाँ इसका स्वभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है, ठीक है। अब जैसे कीजिएगा तो ये -√3 है, तब ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा, बराबर के उस पर, तब माइनस में भेज दीजिए उसको, माइनस में, तो ये 5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो p/q, प्लस में गया उधर तो कथी में हो गया, माइनस में 5√3, ठीक है, माइनस में 5√3, माइनस इधर से कॉमन लेंगे, इधर से माइनस, उधर से माइनस अब कॉमन ले लीजिएगा। कैसा करें, नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। √3 माइनस में से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको LHS हो गया, माइनस में उधर प्लस, अरे प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, ये LHS हो गया, अब बराबर में ये हो गया RHS। बात सिंपल है, ये LHS या RHS, ये √3 कौन होता है, √3 हो या -√3 हो, अपरिमेय होता है। और ये क्या होगा, p/q, ये परिमेय होता है। क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 - √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है, बस इतना ही इसमें समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं रहेगा। कहिएगा भाई माइनस है इसमें, भैया कोई दिक्कत नहीं, माइनस को ऐसे भी, अगर आपको अगर माइनस को और लगता है कि नहीं भैया माइनस को वो रिमूव करना है, तो ऐसे अगर है सवाल p/q ऐसे -5 है, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस पर यहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा, तो -p/q हो जाएगा, यहाँ +5 हो जाएगा, माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, √3 बराबर -p/q,
अब +5 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन यही सही है, उतना नहीं करने जाइएगा। समझ में आ गया ना, उतना करने नहीं जाना है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये उदाहरण नंबर जो होगा, ये आखिरी एग्जाम्पल है आपके एक चैप्टर का पूरा, है ना। तो कहता है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखना है आपको माना कि, सबसे पहले लिखना है माना कि, है ना, 3√2, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही मान लिए इसको, तो 3√2 बराबर क्या होता है, p/q। क्या होता है, p/q। अब 3√2 और p/q, जहाँ आप इसको लिखिएगा, जहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड 1 है। जहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड 1 है। ठीक है, अब जैसे ही 1 है, √2 है, p/3√2 है, गुना के रूप में उधर जाएगा तब भाग के रूप में हो जाएगा, p/q भागा 3। कितना हो जाएगा, p/q भागा 3। ये हो गया। अब जैसे ही किए तो ई LHS हो गया और ई क्या हो गया, RHS। क्या दोनों बराबर है, ना भैया ना बराबर है। √2 को क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, p/q को परिमेय कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल कर दीजिए। अतः लिखिए, अतः 3√2 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय करिएगा ना, अपरिमेय संख्या। 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप प्रूफ कर देना है सवाल को। बस इतना ही आपको पूरे, है ना, आपको पूरे के पूरे जितने भी सवाल हैं, आपको सब में ऐसे ही एज इट इज बनाना है। कोई भी सवाल का हेराफेरी नहीं करना है, जितना बताएं उस तरीके से बनाइएगा। अब चाहे ये हो, देख लीजिए, आप हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था यहाँ से, उसके बाद उदाहरण 1 बताया था, उदाहरण 2 बताया था, 3 बताया है, 4 बताया, उसके बाद 5 देख लीजिए, उसके बाद मैंने आपको देखने के लिए 6 भी दिया था, उसके बाद बताया 7 बता दिया, उसके बाद 8 देख लीजिए, उसके बाद आप 9 देख लीजिए, उसके बाद आप 10 देखिए, उसके बाद 11 देखिए। तो यहाँ पे जाके आपको उदाहरण 11 पर जाके जो हो गया, ये समाप्त हो गया। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, तब तक कि जो कि जब भी नया वीडियो डाले तो आपको अपडेट मिल जाए सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बताइए किस चीज़ का वीडियो चाहिए, है ना। तो फिर एक नेक्स्ट शानदार एग्जाम्पल का वीडियो लेके हाजिर होते हैं कल पूरे 2 लेसन का। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।